आरती चौधरी, प्रीति दादी, शेखा चौधरी, अंजलि मीणा, मनीषा, खुशी मीणा, मनीषा खारवास, मुस्कान, ज्योति वर्मा, विजय लक्ष्मी, मंजू अय्यबी, विजय लक्ष्मी, पूनम कंवर, भूमिका यादव, गायत्री मीणा। तो आज अपन कर रहे हैं बेटा माइकोप्लाज्मा। क्या कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा। तो एक शेयर करती हूँ मैं स्लाइड माइकोप्लाज्मा की आपके साथ। देखो बेटा माइकोप्लाज्मा कर रहे हैं। सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। तो पृथ्वी पर एवं इसके वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की सजीव इकाइयां विविध आवासों में पाए जाते हैं और इन जीवधारियों की संरचना, आकार, जैविक क्रियाएं एवं प्रजनन में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। तो आकार की दृष्टि से कुछ सजीव इकाइयां तो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि साधारण माइक्रोस्कोप की सहायता से भी इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जीवधारियों को माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है। और इनका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संगठन भी प्रिमिटिव प्रकार का होता है एवं इनकी कोशिकाओं में इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। अतः ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इस प्रकार के जीवधारी समूह में इसी प्रकार के एक कोशीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों जैसे माइकोप्लाज्मा, वायरस, जीवाणुभोजी, साइनोबैक्टीरिया एवं जीवाणुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा जीवाणुओं से भी छोटे आकार की सजीव इकाइयां होती हैं और माइकोप्लाज्मा का सर्वप्रथम अवलोकन लुईस पाश्चर ने पशुओं के बोवेन प्लूरोनिमोनिया नामक रोग के अध्ययन के दौरान किया था। तो लुईस पाश्चर के अनुसार बोवेन प्लूरोनिमोनिया रोग, पशु रोग, माइकोप्लाज्मा के संक्रमण द्वारा होता है। तो परंतु वह माइकोप्लाज्मा जीवों को आइसोलेट करने में एवं कृत्रिम पोषण माध्यम पर प्रयोगशाला परिस्थितियों में इनका संवर्धन करने में असमर्थ रहे। बाद में 2 फ्रांसीसी सूक्ष्मजीव विज्ञानियों नोकार्ड एंड रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं की उपस्थिति प्लूरोनिमोनिया रोग से ग्रसित पशुओं के प्लूरल द्रव में अंकित की एवं इन जीवों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में विकसित करने में सफलता प्राप्त की। तो उनके अध्ययन के अनुसार कार्बन की बहुलता वाले संवर्धन माध्यम में माइकोप्लाज्मा की वृद्धि सफलतापूर्वक होती है। प्रारंभ में नोकार्ड एवं रॉक्स ने इनका नामकरण पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के रूप में किया, परंतु इसके पश्चात इनको माइकोप्लाज्मा का नाम दिया गया। बेटा तो मतलब कहने का मतलब है नोकार्ड एंड रॉक्स ने प्रारंभ में जो माइकोप्लाज्मा का नामकरण किया वो पीपीएलओ के नाम से किया या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के रूप में किया, परंतु इसके पश्चात इनको माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया। और पहले ये समझा जाता था कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा केवल जंतुओं में ही संक्रमण होता है एवं विभिन्न जंतु रोग उत्पन्न होते हैं, परंतु बाद में किए गए अध्ययनों से जानकारी प्राप्त हुई कि पौधों के अनेक रोग जिनको पहले वायरस जनित समझा जाता था, वास्तव में वायरसों के संक्रमण द्वारा न होकर माइकोप्लाज्मा सदस्य MLO माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स के पौधों पर संक्रमण के कारण होते हैं। इनको आप फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। बेटे ये लकीर मत बनाओ, किससे बनाया ये लकीर मत बनाओ।
ठीक है, मैम आपकी आवाज कट रही है। क्या बेटा, आवाज आ रही है? कट रही है, कट रही है तो वापस करते हैं बेटा, जब आवाज आए जब बोलना, ठीक है। अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा, मैं बोल रही हूँ अब आ गई। Introduction. Mycoplasma is a group of microorganisms having extensively pleomorphic shape. In 19th century, Louis Pasteur was the first to observe that bovine pleuropneumonia in animals was caused by microorganisms, but he could not isolate them on culture medium. In 1898, Knockaert and Rocks successfully isolated them on culture medium. The first known member of this group is Mycoplasma mycoides, which causes bovine pleuropneumonia, and hence these are known as pleuropneumonia-like organisms or PPLO. तो क्या बताया कि कौन सा है? Mycoplasma mycoides causes bovine pleuropneumonia disease. ठीक है, अब एक स्लाइड मैं उसमें ही शेयर कर रही हूँ आपको, दीपिका आई है अभी, देखो बेटा, इसका अभी कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे थे माइकोप्लाज्मा की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के प्रभावी लक्षण क्या क्या हैं? माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवधारी होते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवधारी होते हैं। और सेकंड है माइकोप्लाज्मा एक कोशीय यूनिसेलुलर अचल नॉन मोटाइल एवं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो तले हुए अंडे फ्राइड एग के समान कॉलोनी में पाए जाते हैं। और माइकोप्लाज्मा गोलाकार या अंडाकार कोशिका समूह बनाते हैं तथा मिट्टी, सड़े गले पदार्थों और वाहित मल, सीवेज एवं प्राणियों तथा पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा की आकृति कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण अनिश्चित होती है, अतः ये बहुआकृतिक या बहुरूपी प्लियोमॉर्फिक जीव होते हैं जो गोलाब, स्फीरॉइड, तंतुल, फिलामेंटस, ताराकार, स्टीलेट या अनियमित पिंड के रूप में पाए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हो डायग्राम माइकोप्लाज्मा की विभिन्न आकृतियां, ये है फिलामेंटस, है ना, और ये है स्टीलेट ताराकार आकृति, और ये है इरेगुलर बॉडी। तो माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं की साइज 1000 नैनोमीटर से 5000 नैनोमीटर तक होती है। और माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से प्रजनन एवं वृद्धि करने में सक्षम होते हैं और इनकी कोशिकाओं की आकृति संवर्धन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में कोशिका की आकृति शीतल पेय कोकोकोला बोतल के समान होती है। तो क्या देखा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में जो सेल की आकृति होती है वो शीतल पेय कोकोकोला बोतल के समान होती है और इनकी वृद्धि के लिए स्टीरॉल्स की उपस्थिति आवश्यक है। और माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा नहीं छाना जा सकता है। माइकोप्लाज्मा को स्वतंत्र कोशिका रहित संवर्धन माध्यम पर आसानी से संवर्धित किया जा सकता है, परंतु यदि संवर्धित माइकोप्लाज्मा कल्चर को अचानक जल के द्वारा डाइल्यूट कर दिया जाए तो इनकी कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं। और माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स या परजीवी पैरासाइट्स जीव होते हैं। इनमें मतलब माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की बाहरी परिसीमा त्रिस्तरीय ट्रिपल लेयर्ड
लाइपोप्रोटीन की इकाई झिल्ली की बनी होती है। अब माइकोप्लाज्मा ग्राम अभिरंजन, ग्राम स्ट्रेन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, अतः ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार बताते हैं माइकोप्लाज्मा संरचना में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं, और इनमें से डीएनए की मात्रा लगभग 4% एवं आरएनए की मात्रा लगभग 8% होती है। तो क्या बता रहे हैं, माइकोप्लाज्मा संरचना में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स अर्थात डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। इनमें से डीएनए की मात्रा लगभग 4% एवं आरएनए की मात्रा लगभग 8% होती है, और इनके माइकोप्लाज्मा के कोशिका द्रव्य में 78 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और माइकोप्लाज्मा की कोशिका में लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाए जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा किसी भी एंजाइम के प्रति संवेदनशील नहीं होते, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अतः कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन एवं सिफेलोरिडीन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो माइकोप्लाज्मा पर कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक पदार्थों जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल आदि का घातक प्रभाव होता है। तो माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं को सर्वप्रथम जे एल्फोर्ड ने विशेष फिल्टर द्वारा पृथक किया था, क्योंकि इन जीवों को जीवाणुस फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा छानना पूर्णतया असंभव है। तो पिछले कुछ वर्षों में पेड़ पौधों एवं प्राणियों में माइकोप्लाज्मा के संक्रमण द्वारा होने वाले रोगों का गहन अध्ययन किया गया है, और इस संदर्भ में एच मोरोविच ने सन 1962 में जानकारी दी कि माइकोप्लाज्मा के संक्रमण द्वारा मुर्गियों में श्वसन रोग होता है। तो जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि पहले वैज्ञानिकों की ये मान्यता थी कि माइकोप्लाज्मा केवल प्राणियों में ही रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु जापानी पादप रोग विज्ञानी प्लांट पैथोलॉजिस्ट डोई एवं उनके सहयोगियों के अनुसार अनेक पादप रोग जैसे एस्टर का पीट रोग, एस्टर येलो डिजीज, प्लियोमॉर्फिक बहुआकृतिक माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जनित रोग शीतोष्ण, टेम्परेट एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पौधों में देखे जाते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा के द्वारा उष्ण क्षेत्रों के फसल उत्पादक पौधों, ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे कपास, आलू, धान व मक्का में रोग का संक्रमण अधिक होता है। तो रोगग्रसित पौधों में माइकोप्लाज्मा फ्लोएम पैरेन्काइमा ये कौन सा पढ़ रहे थे? हाँ, रोगग्रसित पौधों में माइकोप्लाज्मा कोशिकाएं रोगाणुओं के रूप में पौधों के फ्लोएम ऊतक की चालनी कोशिकाओं तथा फ्लोएम मृदुतक फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और डोए के अनुसार फ्लोएम ऊतक की कोशिकाओं में उच्च परासरण दाब, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एवं उच्च तथा क्षारीय पीएच मान, एल्कलाइन पीएच वैल्यू के कारण माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं के गुणन हेतु अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। तो इंग्लिश में बता देते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा की बात चल रही है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइकोप्लाज्मा? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज
of infected tissues revealed that mycoplasma always show their presence in the phloem tissue, while these are completely absent in the healthy plants. And MLO matlab mycoplasma like organisms are present in insect vectors which transmit infective organisms but absent in non-infectious insects. Now we can say MLOs, mycoplasma-like organisms, are destroyed by heat therapy of disease plants and insect vectors. So we will proceed about the general characteristics of the mycoplasma. तो क्या क्या है बेटा? These are मतलब mycoplasma are saprophytes, and mycoplasma occur in sewage, polluted water, soil, decaying material, and plants debris, while some occur as parasites in human beings and plants. So according to Doi, the osmotic pressure and alkaline pH of the phloem provide the optimum environment for the growth of mycoplasmas. And the mycoplasma are prokaryotic microorganisms and form ovoid or spheroid groups. These are extremely pleomorphic microorganisms which are found in various forms like spheroid, branch filaments, stellate, or irregular mass due to the flexibility of plasma membrane. So mycoplasma cannot synthesize their own cell wall, so they are delimited by plasma membrane only. Now we will study the structure of mycoplasma. ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा का वर्गीकरण. तो इन रोचक सूक्ष्म जीवियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम नोवेक द्वारा किया गया था, और नोवेक द्वारा माइकोप्लाज्मा जीवों को जीवाणु बैक्टीरिया के साथ वर्ग शाइजोमाइसेटिस के गण माइकोप्लाज्माटेल्स में वर्गीकृत किया गया था, परंतु इसके बाद इनके विस्तृत अध्ययन के आधार पर जीवाणुओं के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल कमेटी फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा सन 1966 में माइकोप्लाज्मा को जीवाणुओं से अलग कर इनको माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूट वर्ग में रखा गया. मतलब माइकोप्लाज्मा को किसमें रखा गया? मॉलिक्यूट वर्ग में रखा गया. और नवीनतम जानकारी के अनुसार एडवर्ड एंड फ्रेंड ने माइकोप्लाज्मा और MLO और PPLO का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है. तो माइकोप्लाज्मा को कौन से वर्ग में रखा गया है? वर्ग है मॉलिक्यूल्स. Mycoplasma have been placed in the class molecules, and the mycoplasma have been placed in the order Mycoplasmatales. तो माइकोप्लाज्मा को कौन से गण में रखा गया है? गण है, ऑर्डर है Mycoplasmatales. और कौन सी फैमिली में माइकोप्लाज्मा को रखा गया है? तो कुल है Mycoplasmataceae. कुल है Mycoplasmataceae. और जीनस किसकी बात कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा. तो मॉलिक्यूल्स वर्ग के गण माइकोप्लाज्मेटेल्स एवं अन्य गणों के अंतर्गत 3 कुलों को सम्मिलित किया गया है, जो है फैमिली. क्या है बेटा? पहली फैमिली है माइकोप्लाज्मेटेसी. और जीनस किसको रखा गया है? माइकोप्लाज्मा को. एक है एकोले प्लाज्मेटेसी. तो जीनस किसको रखा गया है? एकोले प्लाज्मा. कौन सी बता रही हूँ फैमिली? एकोले प्लाज्मेटेसी. तो जीनस को रखा गया है एकोले प्लाज्मा. इसी प्रकार है आपका स्पाइरोप्लाज्मेटेसी. तो इसको रखा गया है स्पाइरोप्लाज्मा को. तो अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा की कोशिका संरचना.
तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। आप ये डायग्राम देख रहे हो, किसका डायग्राम है? माइकोप्लाज्मा की संरचना। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है एवं ये प्रोकैरियोटिक एक कोशीय सूक्ष्म जीव हैं। इनकी कोशिका की भारी परिसीमा एकक प्लाज्मा झिल्ली, एकक प्लाज्मा झिल्ली यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में होती है, जो त्रिस्तरीय, थ्री लेयर्ड और ट्राइलेमिलर लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। तो इस लाइपोप्रोटीन कोशिका झिल्ली की रासायनिक संरचना में फॉस्फोलिपिड्स एवं कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होते हैं एवं इस इकाई कोशिका झिल्ली की मोटाई 80 एंगस्ट्रॉन डिग्री से 100 एंगस्ट्रॉन डिग्री होती है तथा ये चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप माइकोप्लाज्मा पर एंजाइम एवं पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं होता है और प्लाज्मा झिल्ली के भीतर कोशिका द्रव्य भरा रहता है और इसमें झिल्ली युक्त कोशिका उपांगों जैसे केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं केंद्रिक न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है और क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है तो माइकोप्लाज्मा पर एंजाइम व पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर कोशिका द्रव्य भरा रहता है और इसमें झिल्ली युक्त कोशिका उपांग जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व केंद्रिक न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिका के मध्य भाग में प्रारंभिक केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में कभी-कभी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। इसके साथ ही 70S के कणिकीय राइबोसोम्स, ग्रेन्युलर राइबोसोम्स एवं घुलनशील प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो केंद्र काप, अपन किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र काप या प्रारंभिक केंद्रक कोशिका द्रव्य में एक नग्न वृत्ताकार द्विकुंडलित रेशेदार डीएनए मतलब सर्कुलर डबल हेलिक्स फिब्रिलर डीएनए द्वारा निरूपित होता है। इसके अतिरिक्त एकल कुंडलित आरएनए, सिंगल हेलिक्स आरएनए, वसा, घुलनशील प्रोटीन्स, एंजाइम्स एवं अन्य उपापचयी पदार्थ मेटाबोलाइट्स भी पाए जाते हैं। तो डीएनए जीव द्रव्य के 4 से 6% तथा आरएनए 8 से 15% हिस्से का निर्माण करता है। आरएनए राइबोसोमल आरएनए के रूप में भी हो सकता है जबकि डीएनए सूक्ष्म खंडों के रूप में पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं में कोलेस्टेरॉल एवं कोलेस्टेरॉल एस्टर लिपिड के यौगिक का पाया जाना एक ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा जंतु कोशिकाओं से समानता परिलक्षित होती है। अब अपन देखते हैं शुष्क भार के परिप्रेक्ष्य में माइकोप्लाज्मा का रासायनिक संगठन निम्न प्रकार से होता है। तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा? तो देखते हैं प्रोटीन। माइकोप्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो 50 से 80% तक होती है और जो लिपिड है, वसा है, लगभग 40% होते हैं और आरएनए जो है 8 से 15% होता है और जो डीएनए है 4 से 6% होते हैं। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा एवं माइकोप्लाज्मा समजीवों की विशिष्ट कोशिका संरचना एवं कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इन जीवों का विभिन्न प्रकार से नामकरण किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है। तो माइकोप्लाज्मा आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल एंड कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स। एक है बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, आवरण रहित जीवाणु भी कहते हैं। इसी प्रकार माइकोप्लाज्मा आर आल्सो कॉल्ड एज द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत के जोकर के नाम से भी जाना जाता है। And the mycoplasma are also called as a joker of microbiology. सूक्ष्म जीव विज्ञान के जोकर कहते हैं। माइकोप्लाज्मा are also called as
molecules and the mycoplasma are also called as phytoplasma and galaxoplasma, and mycoplasma are also known as spiroplasma और mycoplasma are also called as oxaloplasma. क्या बोलते हैं? oxaloplasma. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जनन कैसे होता है किसमें? माइकोप्लाज्मा में. तो मोरोविच के अनुसार माइकोप्लाज्मा में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है. मतलब माइकोप्लाज्मा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एवं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है, बल्कि इनमें माइकोप्लाज्मा में प्रजनन की क्रिया, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन, बडिंग एवं यंग एलिमेंट्री बॉडीज तरुण प्रारंभिक संरचनाओं के द्वारा होती है. तो प्रारंभिक संरचनाओं द्वारा जनन माइकोप्लाज्मा में अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके अंतर्गत जनन क्रिया के दौरान सबसे पहले माइकोप्लाज्मा कोशिका से अनेक छोटी एवं गोलाकार संरचनाएं बनती हैं. इनको प्राथमिक संरचना कहते हैं. इनका व्यास लगभग 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है एवं ये प्रजनन से संबंधित होती हैं. तो ये डायग्राम किसका दिखाया है? माइकोप्लाज्मा तरुण प्रारंभिक संरचनाओं द्वारा जनन. मतलब माइकोप्लाज्मा कैसे जनन करते हैं? बाइनरी फिशन के द्वारा जनन करते हैं. ये देखो, ठीक है. तो जैसे जैसे प्राथमिक संरचनाओं, प्राइमरी बॉडीज की आकृति व साइज में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, तो वृद्धि के अनुरूप इनको द्वितीयक, सेकेंडरी एवं तृतीयक संरचनाएं कहा जाता है. जब ये संरचना परिपक्व होकर माइकोप्लाज्मा कोशिका से टूटकर पृथक होती है, तब इसे चतुर्थ संरचना कहते हैं. अब अपन पढ़ते हैं, ये याद रखने की चीजें. What are the important mycoplasmal diseases? माइकोप्लाज्मा जन्य महत्वपूर्ण रोग. तो पहला है माइकोप्लाज्मल प्लांट डिजीजेस. माइकोप्लाज्मा जन्य पादप रोग. पहला है बेटा गन्ने का धारिया रोग, स्ट्राइप डिजीज ऑफ सुगरकेन. इसी प्रकार लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. बैगन का लघुपर्ण रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है. इसी प्रकार टमाटर का बृहद कलिका रोग, बिग बड डिजीज ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. एंड द बंची टॉप ऑफ पपाया, पपीते का गुच्छित शीर्ष रोग व लेग्यूम का कुर्चीसम रोग विच इज टॉप ऑफ पपाया आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. तो ये डिजीज के नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको एंड क्लोवर फिलोडे डिजीज. क्लोवर पड़ आभिता, ये क्लोवर फिलोडे डिजीज. कॉटन वायरिसेंस कपास, हरिती मागम, कॉटन वायरिसेंस, क्लोवर वायरिसेंस, येलो डिजीज ऑफ बिनका का पीत रोग एंड कॉर्न स्टंट डिजीज. मतलब मक्के का बोना रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है. विच इज ब्लूम ऑफ पोटैटो, आलू का कुर्चीसम रोग भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है. इसी प्रकार है सीसेमम फिलोडी, तिल पड़ आभिता भी माइकोप्लाज्मा के कारण होती है. ठीक है. अब अपन बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? सिम्टम्स ऑफ माइकोप्लाज्मल प्लांट डिजीज. तो पौधे का तना विभिन्न स्थानों पर पतला व चपटा या मोटा हो जाता है. पत्तियां पीली व छोटी हो जाती हैं और इस रोग के संक्रमण के कारण पौधे की समस्त कक्षस्थ कलिकाएं एक्सिलरी बड्स वृद्धि कर एक गुच्छे में रूपांतरित हो जाती हैं एवं संपूर्ण पौधे की आकारिकी एक झाड़ूनुमा संरचना के रूप में प्रदर्शित होती है. अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज. किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज. तो माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोगों का संचरण एक विशेष प्रकार के कीट, पात फुदक, लीफ हॉपर द्वारा होता है और जल वायु या संपर्क द्वारा माइकोप्लाज्मा रोगों का संचरण नहीं होता. तो माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोगों का संचरण एक विशेष प्रकार के
कीट, पात फुदक लीफ हॉपर द्वारा होता है। अब पौधों में रोपण या कलम बांधने से भी इनका संचरण होता है। और जैसे कुछ उदाहरण, जैसे अमरवेल के द्वारा यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में होता है। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा ह्यूमन डिजीजेस, मतलब कौन से ऐसे रोग हैं जो माइकोप्लाज्मा ह्यूमंस में, मानव में फैलाते हैं। तो मनुष्यों में अप्रारूपिक निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग माइकोप्लाज्मा निमोनिया के संक्रमण से होते हैं। मतलब मनुष्यों में कौन सा रोग पैदा होता है? मनुष्यों में माइकोप्लाज्मा के द्वारा एटिपिकल निमोनिया नामक रोग होता है एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग माइकोप्लाज्मा निमोनिया के संक्रमण से होते हैं। इसी प्रकार इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स एवं प्लूरोनिमोनिया माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा होता है। इसी प्रकार श्वसन नाल संक्रमण, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा ओरेल एवं माइकोप्लाज्मा सलाइवेरियम के द्वारा होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा ओरेल एवं माइकोप्लाज्मा सलाइवेरियम के द्वारा होता है। और मनुष्यों में वंध्यता, इनफर्टिलिटी माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस के द्वारा होता है। तो ये है रोग जो कि मनुष्यों में होते हैं। अब 10:09 हो गए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। तो कल लेंगे अपन, एक फंगस करेंगे कल।